पहला टॉपिक है। माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन। ओके, सो शुरू करते हैं Q1 से। माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन, इन दोनों टर्म्स में मेन डिफरेंस क्या है, कैसे अलग है ये? देखो, सोर्स मटेरियल कहता है कि एवोल्यूशन फंडामेंटली मतलब जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज है ओवर टाइम। अब माइक्रो एवोल्यूशन रेफर करता है उन स्मॉल स्केल ऑलमोस्ट डे टू डे चेंजेस को जो विद इन एक सिंगल स्पीशीज होते हैं। ये चेंजेस यूजुअली इतने सटल होते हैं कि हमें आसानी से दिखते नहीं, कोई बड़ा मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं होता। जैसे सोचो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का डेवलप होना। समझ गया, छोटे चेंजेस एक स्पीशीज के अंदर। तो फिर मैक्रो एवोल्यूशन क्या हुआ? मैक्रो एवोल्यूशन दूसरी तरफ इन्वॉल्व करता है लार्ज स्केल चेंजेस जो डिफरेंट स्पीशीज के बीच होते हैं, अक्सर लंबे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स में। इसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो क्लियर दिखते हैं। सोर्स एग्जाम्पल देता है होमो इरेक्टस का होमो सेपियंस में इवॉल्व होना, ये एक मेजर शिफ्ट है, एक नई स्पीशीज बन गई, वो है मैक्रो एवोल्यूशन। अच्छा, तो स्केल का फर्क है, स्टडी कैसे करते हैं इनको अलग तरीके से? कोई स्पेसिफिक फील्ड्स हैं इसके लिए? गुड क्वेश्चन। माइक्रो एवोल्यूशन को हम प्राइमरीली लिविंग पॉपुलेशंस में स्टडी करते हैं। फील्ड जो इस पर फोकस करती है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये स्टडी करना कि जीन फ्रीक्वेंसीज पॉपुलेशंस में अभी कैसे चेंज हो रही हैं। मैक्रो एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए हम लिविंग पॉपुलेशंस के साथ साथ फॉसिल्स का भी काफी यूज करते हैं। ये टिपिकली पेलियोएंथ्रोपोलॉजी या पेलियंटोलॉजी के अंदर आता है। एक और तरीका सोचने का, माइक्रो एवोल्यूशन की मैक्सिमम लिमिट रेस फॉर्मेशन तक मानी जाती है, जबकि मैक्रो एवोल्यूशन की मिनिमम लिमिट ही स्पीशीज फॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग है ना ये डिस्टिंक्शन? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या ये दोनों एकदम अलग प्रोसेसेस हैं या इनमें कोई कनेक्शन है? नेचर में ऐसी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं क्या? दैट्स अ क्रूशियल पॉइंट। नोट्स एम्फसाइज करते हैं कि ये डाइकोटमी, ये सेपरेशन माइक्रो और मैक्रो में, ये मेनली हमारी एनालिटिकल कन्वीनियंस के लिए है। नेचर खुद एक्चुअली डिस्टिंग्विश नहीं करता। आइडिया ये है कि माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंजेस ही तो अक्यूमुलेट होते हैं बहुत लंबे टाइम में। यही छोटे चेंजेस एड अप होकर इवेंचुअली मैक्रो एवोल्यूशनरी चेंज लाते हैं। तो एक फिलोसॉफिकल सवाल उठता है, क्या सच में कोई शार्प डिवाइडिंग लाइन है या ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है? क्या लगता है? मेक सेंस। शायद कैटेगराइज करने का एक यूजफुल तरीका है, पर रियलिटी शायद ज्यादा फ्लूइड हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन लामार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लामार्किज्म। ओके, नेक्स्ट है Q2, लामार्किज्म। जॉन बैटिस्ट लामार्क की थ्योरी, ये एवोल्यूशन की अर्लीस्ट फॉर्मल थ्योरीज में से एक है ना? अराउंड 1809। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी बुक फिलोसफी जूलॉजिक में पब्लिश किया था। लामार्क का मेन आइडिया था कि लिविंग बीइंग्स में एक इनहेरेंट ड्राइव होता है, एक कांस्टेंट कोशिश टू बिकम मोर परफेक्टली अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। उन्होंने इस आइडिया को कुछ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स या प्रोपोजिशंस पर बेस किया था। कॉन्सेप्ट्स जैसे? उनके कोर आर्गुमेंट्स क्या थे? सोर्स 5 की पॉइंट्स लिस्ट करता है। 1. टेंडेंसी टू इंक्रीज साइज। हर ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है साइज में कंटिन्यूअली बढ़ने की ओवर जनरेशंस। 2. इंटरनल लाइफ फोर्सेस। उनका मानना था कि ग्रोथ ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल लाइफ फोर्सेस से ड्राइव होती है। 3. नीड बेस्ड डेवलपमेंट। नए ऑर्गन का डेवलपमेंट या किसी पुराने ऑर्गन का मॉडिफिकेशन ये ऑर्गेनिज्म की नीड पर बेस्ड होता है, अगर जरूरत है तो वो स्ट्रक्चर डेवलप होगा। 4. यूज एंड डिसयूज। ये फेमस कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्गन ज्यादा यूज होता है वो डेवलप और स्ट्रांग होता है, और जो ऑर्गन यूज नहीं होता वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। 5. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। लेमार्क का विश्वास था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है यूज डिसयूज या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाते हैं। ओके, वो लास्ट पॉइंट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स काफी सिग्निफिकेंट लगता है और डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल भी। सोर्स में इसके क्या क्रिटिसिज्म मेंशन किए गए हैं? पहला तो ये कि इसे साइंटिफिक नहीं माना जाता क्योंकि ये एम्पेरिकल फैक्ट्स से स्ट्रांगली सपोर्टेड नहीं है। कोई नोन मैकेनिज्म नहीं है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स जर्म सेल्स, स्पर्म एग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। साइज ट्रेंड। एवोल्यूशन हमेशा लार्जर साइज की तरफ नहीं जाता। सोर्स डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का एग्जांपल देता है, उनके लार्ज साइज के बावजूद साइज हमेशा एडवांटेज नहीं होता। ऑर्गन डेवलपमेंट। नए ऑर्गन्स नीड के बेसिस पर ऐसे स्पॉन्टेनियसली डेवलप नहीं होते जैसे लामार्क ने सजेस्ट किया था, जेनेटिक चेंजेस की होते हैं। यूज डिसीज लिमिट्स। यूज एंड डिसयूज प्रिंसिपल भी सिर्फ पार्शियली ही सच है। कंटिन्यूस यूज बिना रेस्ट के एक्चुअली डिजेनरेशन भी कर सकता है, जैसे मसल फटीग या वायर एंड टेयर। इनहेरिटेंस फैलेसी। सबसे क्रिटिकल पॉइंट, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इनहेरिट नहीं होते। अगर किसी पर्सन की मसल्स बॉडी बिल्डिंग से डेवलप होती हैं, उसके बच्चे नेचुरली मस्कुलर पैदा नहीं होंगे। सोर्स एक क्लियर एग्जांपल यूज करता है कि अगर किसी के एक्सीडेंट में लेग्स लूज हो जाते हैं, उनके बच्चे फिर भी लेग्स के साथ ही पैदा होंगे। वो ट्रेट एक्वायर्ड था, हेरिटेबल नहीं। राइट। लेकिन सोर्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट भी देता है। लामार्क ने यह थियरी डार्क एज ऑफ साइंस के दौरान प्रपोज की थी, जब रिलीजियस डॉगमा काफी स्ट्रांग था। तो इसकी फ्लॉज के बावजूद हमें उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, सोर्स एग्जैक्टली यही सजेस्ट करता है। हमें उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इवोल्यूशन का आइडिया प्रपोज करना ही अपने आप में एक रेडिकल स्टेप था। भले ही उनका प्रपोज्ड मैकेनिज्म गलत था, लामार्क के काम ने सोच को स्टिमुलेट किया और फ्यूचर रिसर्च के लिए रास्ता बनाया, इंक्लूडिंग डार्विन्स। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि स्पीशीज कैसे चेंज हो सकती हैं ओवर टाइम। ये भी तो वैल्यूएबल है ना? ट्रू, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। ओके चलो, लामार्क से आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन के सबसे फेमस नाम की तरफ। क्रिटिकली एग्जामिन डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब आते हैं Q3 पर, चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी। शायद सबसे वेल नोन एवोल्यूशनरी थ्योरी। उनकी वॉयज HMS बीगल पर 1831-36 काफी इंस्ट्रूमेंटल थी इसके डेवलपमेंट में। हाँ, वो वॉयज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट थी। सोर्स 2 की इनसाइट्स हाईलाइट करता है जो डार्विन को उस जर्नी के दौरान मिले। 1. आर्टिफिशियल सिलेक्शन एनालॉजी।
उन्होंने देखा कि पिजन ब्रीडर्स या फार्मर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन से एनिमल्स और प्लांट्स में कितनी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ ये चूज करके कि कौन से इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करेंगे। तो उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट किया, अगर ह्यूमंस शॉर्ट टाइम में इतना चेंज ला सकते हैं तो नेचर जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक्ट कर रही है कितनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकती है। 2. एम्ब्रियोनिक रिजेम्बलेंसेस। उन्होंने अलग अलग एनिमल ग्रुप्स के डेवलपिंग एम्ब्रियोज में स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज नोटिस किए। इससे उन्हें लगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है शेयर्ड एंसेस्ट्री का, एक गहरी जेनेटिक कनेक्टेडनेस का इन सीमिंगली अलग क्रिएचर्स के बीच। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस और उनकी थ्योरी जो उन्होंने अपनी फेमस बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में प्रेजेंट की, उसके कोर कंपोनेंट्स क्या थे, उनका आर्गुमेंट किस पर बेस था? डार्विन की थ्योरी कुछ ऑब्जर्वेशंस और लॉजिकल इन्फ्रेंसेस पर बनी थी। सॉस 4 मेन पॉइंट्स आउटलाइन करता है। 1. ओवर प्रोडक्शन और प्रोडिगैलिटी। लिविंग बींग्स का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होता है। अगर सब ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करते तो पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती। 2, 4, 8, 16 जो रिसोर्सेज जैसे फूड के बढ़ने से कहीं ज्यादा तेज है। 2. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस ओवर प्रोडक्शन के कारण रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, जिससे एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पैदा होता है। सब सर्वाइव और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। 3. नेचर ऑफ स्ट्रगल। ये स्ट्रगल डायरेक्ट हो सकता है फूड, शेल्टर, मेट्स के लिए कॉम्पिटिशन, स्पेशली सेम स्पीशीज के अंदर, इंट्रास्पेसिफिक, या ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है एनवायरमेंट के चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट, प्रेडेटर्स, डिजीजेस के अगेंस्ट स्ट्रगल। 4. वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में छोटे वेरिएशंस शो करते हैं एक दूसरे से और अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। ये वेरिएशन रैंडम होती हैं। 5. नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये वेरिएशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वेरिएशंस अपने आप में गुड या बैड नहीं होते, क्योंकि उनकी वैल्यू एनवायरमेंट पर डिपेंड करती है। जिन इंडिविजुअल्स के पास ऐसे वेरिएशंस हैं जो उन्हें उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एडवांटेजेस वेरिएशंस, वो ज्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ते हैं। यही प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर इफेक्टिवली सिलेक्ट करती है बेटर एडेप्टेड इंडिविजुअल्स को। फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रेफर करता है। 6. ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एडवांटेजेस वेरिएशंस जनरेशंस तक पास ऑन होते हैं। हर जनरेशन में स्ट्रगल और सिलेक्शन का प्रोसेस रिपीट होता है। बहुत सारे जनरेशंस के बाद ये अक्यूमुलेटेड चेंजेस इतने सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कि एक ग्रुप अपने ओरिजिनल एंसेस्टर से इतना डिफरेंट हो जाए कि उसे एक नई स्पीशीज माना जाए। इस तरह नई स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं। ये तो एक पावरफुल लॉजिकल फ्रेमवर्क है, लेकिन इसके भी क्रिटिसिज्म्स होंगे। सोर्स क्या लिमिटेशंस मेंशन करता है? यस, सोर्स कुछ क्रिटिसिज्म्स पॉइंट आउट करता है, स्पेशली मॉडर्न पर्सपेक्टिव से। ह्यूमन पॉपुलेशन। आजकल ह्यूमन पॉपुलेशंस बर्थ कंट्रोल और दूसरे फैक्टर्स की वजह से जरूरी नहीं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही बढ़े। ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस। डार्विन ने वेरिएशंस ऑब्जर्व किए, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं या कैसे इनहेरिट होते हैं। जेनेटिक्स का नॉलेज उस टाइम नहीं था। वो वेरिएशंस के स्प्रेड और रिस्ट्रिक्शन को भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इग्नोर्ड फैक्टर्स। उनकी थ्योरी ने कुछ इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं लिया, जैसे म्यूटेशन, न्यू वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्मॉल पॉपुलेशंस में रैंडम चेंजेस, इनब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। इनके बारे में बाद में पता चला। तो इन गैप्स के बावजूद जो बाद में भर दिए गए, डार्विनिज्म का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली मैसिव। क्रिटिसिज्म्स के बाद भी डार्विनिज्म पहली ट्रूली साइंटिफिक और टेस्टेबल थ्योरी थी एवोल्यूशन की। इसने एक रोबस्ट नेचुरल मैकेनिज्म दिया, नेचुरल सिलेक्शन, जिसके पीछे काफी एविडेंस था। इसने बायोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड किया, जिस पर बाद में मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी सिंथेटिक थ्योरी बिल्ड हुई। जरा सोचो, ये कितना रेवोल्यूशनरी था प्रपोज करना कि लाइफ नेचुरल प्रोसेसेस से इवॉल्व हुई है, बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के। इंडीड एक पैराडाइम शिफ्ट था। चलो अब दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर लामार्किज्म विद डार्विनिज्म। ओके, Q4 कंपेयर करता है लामार्किज्म और डार्विनिज्म को। सोर्स में एक क्लासिक एग्जांपल यूज किया गया है इस कंपैरिजन के लिए, जिराफ की लंबी गर्दन। कैसे एक्सप्लेन करती हैं दोनों थ्योरीज इसे अलग तरीके से? ग्रेट एग्जाम्पल है कोर डिफरेंस हाईलाइट करने के लिए। लमार्क्स व्यू। लमार्क के अकॉर्डिंग जिराफ्स की शुरू में छोटी नेक्स थी। जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ और पेड़ ऊंचे हो गए, जिराफ्स ने अपनी नेक को स्ट्रेच किया ताकि वो ऊंची लीव्स तक पहुंच सके। नीड से यूज हुआ। ये अक्वायर्ड ट्रेट स्ट्रेच्ड नेक फिर अगली जनरेशन में इनहेरिट हो गया। जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्ट्रेचिंग और इनहेरिटेंस से नेक परमानेंटली लंबी हो गई। यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट और अक्वायर्ड ट्रेट का इनहेरिटेंस की है। डार्विन्स व्यू। डार्विन के पर्सपेक्टिव से जिराफ पॉपुलेशन में शुरू से ही वेरिएशन थी। कुछ की नेक नेचुरली थोड़ी लंबी थी, कुछ की थोड़ी छोटी, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन। जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ऊंचे पेड़, जिन जिराफ्स की नेक नेचुरली लंबी थी, उन्हें फूड एक्सेस करने में एडवांटेज मिला। वो बेटर सर्वाइव किए, ज्यादा रिप्रोड्यूस किए और अपने लॉन्ग नेक जीन्स ऑफस्प्रिंग को पास किए। नेचुरल सिलेक्शन। ओवर टाइम शॉर्ट नेक्ड जिराफ्स कम हो गए क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाए। यहाँ वेरिएशन पहले से एग्जिस्ट करती है, एनवायरनमेंट सिर्फ सिलेक्ट करता है। डार्विन्स व्यू। देखो कितना फंडामेंटली अलग एक्सप्लेनेशन है सेम आउटकम के लिए। एक में कोशिश, दूसरे में सिलेक्शन। वाओ, इससे मैकेनिज्म का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। और क्या स्पेसिफिक कंपैरिजन पॉइंट्स हैं सोर्स में? हाँ, सोर्स एक अच्छी लिस्ट प्रोवाइड करता है कंपेयर करने के लिए। 1. टाइम। दोनों एवोल्यूशन के अर्लीस्ट फॉर्मल थियरीज हैं। 2. बेस। लामार्किज्म साइंटिफिक फैक्ट्स पर स्ट्रांगली बेस्ड नहीं है, डार्विनिज्म ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस पर बेस्ड है। 3. एनवायरनमेंट्स रोल। दोनों एनवायरनमेंट के रोल को इंपॉर्टेंट मानते हैं, पर लामार्क ज्यादा वोकल थे एनवायरनमेंट के नीड क्रिएट करने के बारे में, जबकि डार्विन ने फोकस किया कि एनवायरनमेंट कैसे एग्जिस्टिंग वेरिएशन से सेलेक्ट करता है। 4. ड्राइविंग फैक्टर। दोनों एवोल्यूशन को एक सिंगल प्राइमरी फैक्टर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लामार्किज्म के लिए अडैप्टेशन ड्रिवन बाय नीड्स स्ट्राइविंग, डार्विनिज्म के लिए नेचुरल सिलेक्शन ड्रिवन बाय डिफरेंशियल सर्वाइवल रिप्रोडक्शन। 5.
इनहेरिटेंस। दोनों मानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होते हैं, पर उन कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर अलग है। लमार्क ने स्ट्रांगली कहा अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। डार्विन ने माइल्डर टर्म वेरिएशन यूज किया इनहेरिटेड ट्रेट्स के लिए। हालांकि वो भी मानते थे कि यूज डिस्वस का कुछ हेरिटेबल इफेक्ट हो सकता है, जो बाद में गलत साबित हुआ। 7th, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। लमार्क ने इनहेरिटेंस का कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं बताया। डार्विन ने पैनजीनेसिस थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें हर बॉडी पार्ट जेम्यूल्स भेजता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, पर यह थ्योरी फेल हो गई। होए मेंडल की जेनेटिक्स की जरूरत थी रियल मैकेनिज्म के लिए। 8th, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। लमार्क के लिए फोकस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर था। डार्विन के लिए यूनिट ऑफ एवोल्यूशन पॉपुलेशन है। चेंज पॉपुलेशन लेवल पर होता है ओवर जनरेशंस। 9th, पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन। लमार्किज्म प्राइमरीली लीनियर एवोल्यूशन सजेस्ट करता है, एक लाइन में प्रोग्रेस। डार्विनिज्म लीनियर के साथ साथ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मल्टीपल लिनेजेस में ब्रांच आउट होना को भी एक्सप्लेन करता है। 9th, मॉडर्न रिकग्निशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में डार्विनिज्म को सेंट्रल क्रेडिट मिलता है, जबकि लमार्किज्म को लार्जली रिजेक्ट किया गया है। हालांकि एपिजेनेटिक्स में कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस फिर से इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। तुमने पैनजेनेसिस थ्योरी फिर से ब्रीफली मेंशन की। बस रिकैप के लिए डार्विन का आइडिया क्या था वहाँ? हाँ, पैनजेनेसिस डार्विन की कोशिश थी हेरिडिटी एक्सप्लेन करने की, जेनेटिक्स के समझ में आने से पहले। उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि बॉडी का हर ऑर्गन या पार्ट टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, जिन्हें जेम्यूल्स कहते हैं। ये जेम्यूल्स ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोनाज में जमा होते हैं। फिर ये गैमीट्स स्पर्म एग्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट की बॉडी के हर पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर। ये उस टाइम के लिए एक प्लॉजिबल आइडिया था, पर एक्सपेरिमेंटली गलत था। समझ गया। तो फाइनल थॉट इस कंपैरिजन पर, लिमिटेशंस के बावजूद दोनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट थी एवोल्यूशनरी थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए। यस, एब्सोल्युटली। सॉस कंक्लूड करता है कि दोनों ने अपने अपने तरीके से फ्यूचर रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग में वाइटल रोल प्ले किया। हमें उन्हें उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके आइडियाज ने ही तो साइंटिफिक कम्युनिटी को चैलेंज किया बेहतर एक्सप्लेनेशंस ढूंढने के लिए। मेक सेंस। अब चलते हैं मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की तरफ। क्रिटिकली एग्जामिन द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके, Q5 हमें ले आता है सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन पर, जिसे अक्सर नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। ये पोस्ट डार्विनियन है और सोर्स कहता है कि ये बेसिकली अलग अलग फील्ड्स का इंटीग्रेशन है। एग्जैक्टली। सिंथेटिक थ्योरी एसेंशियली एक सिंथेसिस है, एक कॉम्बिनेशन है डार्विन के कोर आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, ग्रेगर मेंडल के जेनेटिक्स पर काम के साथ, जो डार्विन को नहीं पता था, प्लस पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और दूसरी फील्ड्स के इनसाइट्स के साथ। ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुई। कई साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। सोर्स अर्नस्ट मायर, जीजी सिम्पसन, आर ए फिशर, सेल्स राइट, जेबीएस हल्डेन, थियोडोसियस डोब्जेंस्की जैसे लोगों का नाम लेता है। फिशर की बुक द जेनेटिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1930 इसमें एक लैंडमार्क वर्क मानी जाती है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्लासिकल डार्विनिज्म से कैसे बेहतर है? सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। डार्विनिज्म ने वेरिएशन ऑब्जर्व किया और उसका सिलेक्शन एक्सप्लेन किया, पर उसका ओरिजिन या इनहेरिटेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिंथेटिक थ्योरी दोनों एक्सप्लेन करती है। 1. सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। ये बताती है कि नई वेरिएशंस कैसे आती हैं, प्राइमरीली थ्रू जीन म्यूटेशन, डीएनए सीक्वेंस में रैंडम चेंजेस, अल्टीमेट सोर्स, और साथ ही क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या नंबर में चेंजेस। 2. स्प्रेड रीशफलिंग ऑफ वेरिएशन। ये एक्सप्लेन करती है कि एग्जिस्टिंग वेरिएशन पॉपुलेशन में कैसे स्प्रेड और रीशफल होती है, मेनली थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, जैसे मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो अलील्स के नए कॉम्बिनेशंस बनाता है, और जीन फ्लो माइग्रेशन। 3. फैक्टर्स अफेक्टिंग अलील फ्रीक्वेंसीज। ये उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करती है जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेरिएशंस पॉपुलेशन में कॉमन होंगे या रेयर हो जाएंगे। इनमें शामिल है नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का कोर आइडिया, पर अब जेनेटिक टर्म्स में समझा जाता है, अलग अलग जीनोटाइप्स का डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अलील फ्रीक्वेंसीज में रैंडम फ्लक्चुएशंस, स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशंस में इंपॉर्टेंट चांस इवेंट्स के कारण सिलेक्शन के नहीं। इन ब्रीडिंग, नॉन रैंडम मेटिंग, मेटिंग पैटर्न्स जो अलील फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट कर सकते हैं। सोर्स स्पेसिफिकली इन ब्रीडिंग, एक क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, एक मेंडेलियन पॉपुलेशन के अंदर मेटिंग को थ्योरी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया एक एसेंशियल प्रोसेस बताता है। तुमने वहां मेंडेलियन पॉपुलेशन मेंशन किया। एक मेंडेलियन पॉपुलेशन को क्या डिफाइन करता है? एक मेंडेलियन पॉपुलेशन बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं। मतलब थियोरेटिकली उस ग्रुप के मेंबर्स आपस में फ्रीली मेट कर सकते हैं। एक लोकल ग्रुप हो सकता है या ब्रॉडर सेंस में एक पूरी स्पीशीज एक मेंडेलियन पॉपुलेशन हो सकती है, अगर जीन फ्लो पूरे में पॉसिबल है। ओके, तो थियरी इन कोर प्रोसेसेस को आउटलाइन करती है। सोर्स एक्सेसरी प्रोसेसेस भी मेंशन करता है। यस, मैं ड्राइवर्स के अलावा सोर्स 3 एक्सेसरी प्रोसेसेस लिस्ट करता है जो भी रोल प्ले करते हैं। एक, हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग मेंडेलियन पॉपुलेशंस के बीच मीटिंग, कभी कभी अलग स्पीशीज के बीच भी, ये नई जीन कॉम्बिनेशंस इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, माइग्रेशन, जीन फ्लो, जब इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन से दूसरी में मूव करते हैं, वो अपने जीन्स भी साथ ले जाते हैं, दोनों पॉपुलेशंस में एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज करते हुए। ये अक्सर हाइब्रिडाइजेशन का कॉज बनता है। तीसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसे एसेंशियल प्रोसेस में भी काउंट किया गया था, पर यहाँ एक्सेसरी में मेंशन करना शायद इसकी परसीव्ड इंपॉर्टेंस को सिलेक्शन के रिलेटिव हाईलाइट करता है कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में। हालांकि ये डेफिनेटली एक की मैकेनिज्म है, स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशंस में या न्यूट्रल म्यूटेशंस के लिए। तो ये थ्योरी काफी डिटेल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसके क्रिटिसिज्म्स क्या है सोर्स के अकॉर्डिंग? हाँ, सोर्स कुछ पोटेंशियल लिमिटेशंस या ऑनगोइंग डिस्कशन के एरियाज पॉइंट आउट करता है। एडेप्टेशन वर्सेस फिक्सेशन,
एक क्रिटिसिज्म मेंशन किया गया है कि थ्योरी शायद एवोल्यूशन को फिक्सेशन स्टेज तक, मतलब वेरिएशंस पॉपुलेशन में कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्लेन करती है एडेप्टेशन के पूरे प्रोसेस के मुकाबले। ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के लिए इतने वेल सूटेड कैसे बनते हैं, जिसे लमार्किज्म ने अटेम्प्ट किया था, भले ही मैकेनिज्म गलत था। इग्नोरिंग लमार्किज्म थ्योरी लमार्कियन इनहेरिटेंस की किसी भी पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर करती है, हालांकि फिर से एपिजेनेटिक्स रिसर्च रिलेटेड आइडियाज को रिविजिट कर रही है। प्रिडिक्टिव पावर ये एवोल्यूशन के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में सच में बात नहीं करती। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स सोर्स सजेस्ट करता है कि अलग अलग फैक्टर्स को दी गई रिलेटिव इंपॉर्टेंस पर डिबेट्स हो सकती हैं, जैसे क्या क्रोमोसोम नंबर में चेंज और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और क्या हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट को कुछ फॉर्मुलेशंस में डाउनप्ले किया गया है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ये पॉइंट्स शायद रिफ्लेक्ट करते हैं कि साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये आज वैलिड क्रिटिसिज्म्स हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है फॉर श्योर। शायद फील्ड के अंदर ऑनगोइंग रिफाइनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी जनरली इसे ही सबसे रोबस्ट साइंटिफिक थ्योरी माना जाता है एवोल्यूशन की। यस, बिल्कुल, क्योंकि जैसा सोर्स नोट करता है, ये बाकी थ्योरीज लमार्किज्म को छोड़कर के वैलिड एलिमेंट्स को सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट करती है और एक कोहेरेंट एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो एवोल्यूशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। ये मॉडर्न बायोलॉजी का फाउंडेशन है। ओके, अब इस सब पर बेस्ड एक बहुत फंडामेंटल सवाल। इज एवोल्यूशन ऑनगोइंग? Q.6 एक बेसिक पर गहरा सवाल पूछता है। क्या एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है हमारे आसपास, इवन हमारे अंदर, या ऑनगोइंग का मतलब प्राइमरीली माइक्रो एवोल्यूशन है, राइट? स्मॉल कंटिन्यूअस चेंजेस। हाँ, एग्जैक्टली। जब हम पूछते हैं क्या एवोल्यूशन ऑनगोइंग है, हम यूजुअली माइक्रो एवोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, पॉपुलेशंस के अंदर जीन फ्रीक्वेंसीज के चेंज का कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसको ड्राइव करने वाले फैक्टर्स वही हैं जो हमने सिंथेटिक थ्योरी में डिस्कस किए: जीन म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन और नॉन रैंडम मीटिंग जैसे इनब्रीडिंग। तो थ्योरेटिकल लेवल पर इसका क्या जवाब है? क्या एवोल्यूशन कभी रुक सकता है? थ्योरेटिकली जवाब है नहीं, ये सच में रुक नहीं सकता। सोर्स हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम का जिक्र करता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो रहा हो और कोई म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन फ्लो ना हो रहा हो, तब उस पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेंगी। मतलब कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये है आइडियल कंडीशंस जो रियलिटी में कभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, म्यूटेशन तो हमेशा रैंडमली होती रहती है, नेचुरल सिलेक्शन भी हमेशा ऑपरेट करता है क्योंकि एनवायरनमेंट्स कभी परफेक्टली स्टैटिक नहीं होते हैं, और जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट भी पॉपुलेशंस को अफेक्ट करते हैं। सोर्स स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है कि इनब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। या तो पॉपुलेशन आइसोलेटेड होगी जिससे पोटेंशियल इनब्रीडिंग और ड्रिफ्ट होगा, या कनेक्टेड होगी जिससे जीन फ्लो होगा। तो एक फैक्टर तो हमेशा ऑपरेशनल रहेगा। इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कभी पूरी नहीं होती, थ्योरेटिकली एवोल्यूशन हमेशा होता रहना चाहिए। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। मेक्स लॉजिकल सेंस। रुकने की कंडीशंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओके, प्रैक्टिकल लेवल का क्या? आजकल की दुनिया में ह्यूमंस प्लैनेट को इतना बदल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं? इवोल्यूशन स्पीड अप हो रहा है या स्लो डाउन? प्रैक्टिकली भी एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट करता है इवोल्यूशन ऑनगोइंग है, और सोर्स आर्ग्यू करता है कि ये एक्चुअली आजकल पास से फास्टर रेट पर हो रहा हो सकता है। क्यों? 1. म्यूटेशन रेट। जीन म्यूटेशन का एक मेजर कॉज नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडिएशंस है। पिछले कुछ डेकेड्स में एनवायरमेंटल रेडिएशन लेवल्स वेरियस सोर्सेज से बढ़े हैं, तो पोटेंशियली म्यूटेशन रेट्स भी बढ़े हैं, इवोल्यूशन के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हुए। 2. सिलेक्शन प्रेशर्स। ह्यूमंस ने एनवायरमेंट को ड्रास्टिकली चेंज किया है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, नई डिजीजेस, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, ये सब इंटेंस नए सिलेक्शन प्रेशर्स क्रिएट करते हैं कई स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस में फास्टर एडेप्टेशन ड्राइव करते हुए। सोचो, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इंसेक्ट्स में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। 3. जीन फ्लो, हाइब्रिडाइजेशन। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ने ज्योग्राफिकल बैरियर्स को कम कर दिया है। इससे अलग अलग ह्यूमन पॉपुलेशंस और इवन दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशंस ज्यादा मिक्स हो रही हैं। बढ़ा हुआ जीन फ्लो, हाइब्रिडाइजेशन वेरिएशंस को ज्यादा इफेक्टिवली स्प्रेड करता है। 4. रिड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन। दूसरी तरफ फैक्टर्स जो वेरिएशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे इन ब्रीडिंग, बढ़ती मोबिलिटी के कारण जो छोटे आइसोलेटेड कम्युनिटीज को तोड़ रही है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि ट्रूली आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशंस कम हो रही हैं, उनका ओवरऑल इंपैक्ट कम हो रहा है, एडवांटेजेस वेरिएशंस को ज्यादा आसानी से स्प्रेड होने दे रहा है। तो सबका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन काफी स्ट्राइकिंग है। एवोल्यूशन ना सिर्फ ऑनगोइंग है बल्कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण कई केसेस में एक्सेलरेट हो रहा है। सोर्स ह्यूमंस में एक फैसिनेटिंग एग्जांपल देता है लोगों का थर्ड मोलर टीथ यानी विजडम टीथ के बिना पैदा होने की बढ़ती फ्रीक्वेंसी। ये एक रिलेटिवली रीसेंट एवोल्यूशनरी ट्रेंड है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोचो, हम अपने लाइफ टाइम में ही एवोल्यूशनरी चेंजेस होते हुए देख रहे हैं। क्या तुमने कभी अपने आसपास कोई पोटेंशियल एग्जांपल्स नोटिस किए हैं, शायद पेट्स में या लोकल वाइल्ड लाइफ में, जो अर्बन एनवायरनमेंट्स को अडैप्ट कर रहे हैं? ये तो सच में एक कूल थॉट है। ओके, चलो अब कुछ स्पेसिफिक रूल्स या प्रिंसिपल्स पर चलते हैं जो एवोल्यूशन में ऑब्जर्व किए गए हैं। डॉलोज रूल। नेक्स्ट है क्यूट 7 डॉलोज रूल। ये रूल बेसिकली कहता है कि एवोल्यूशन इरिवर्सिबल है। एक बार कोई कॉम्प्लेक्स ट्रेट चला गया तो वो वैसे ही वापस नहीं आ सकता। हाँ, ये प्रिंसिपल बेल्जियन पैलियोंटोलॉजिस्ट लुइस डॉलो ने 1895 में प्रपोज किया था। कोर आइडिया कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी पाथवेज को रिवर्स करने की इम्प्रॉबेबिलिटी के बारे में है। लॉजिक ये है, मेजर एवोल्यूशनरी चेंजेस जैसे विंग्स डेवलप करना या पानी से लैंड पर वापस आना में बहुत सारे इंट्रिकेट जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हर स्टेप नेचुरल सिलेक्शन से फाइन ट्यून होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का चांस से इवॉल्व होना ऑलरेडी हाईली इम्प्रॉबेबल है। उसी एग्जैक्ट सीक्वेंस का
परफेक्टली रिवर्स ऑर्डर में होना, प्रिसाइज एंसेस्ट्रल स्टेट पर वापस ले जाना स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये मेनली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स या पूरे ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होता है। लेकिन सोर्स में एक पॉइंट है कि कुछ एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स एंसेस्ट्रल हैबिट्स पर वापस गए हैं, जैसे वेल्स, मैमल्स का पानी में लौटना। वो रिवर्सल नहीं है डॉलोस के सेंस में। राइट, सोर्स इसे क्लैरिफाई करता है। जबकि वेल्स, डॉल्फिन्स या इक्थियोसॉस, एंशिएंट मरीन रेप्टाइल्स जैसे एनिमल्स एक्वाटिक लाइफस्टाइल में वापस गए हैं, इसे डोलोज रूल का वायोलेशन नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने एंसेस्ट्रल फिश लाइक स्टेट पर एग्जैक्टली रिवर्ट नहीं हुए। हाँ, उन्होंने सिमिलर बॉडी फॉर्म, स्ट्रीमलाइन शेप, फिन्स, फ्लिपर्स इवॉल्व किए सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर्स के कारण। ये कन्वर्जेंस है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनकी फंडामेंटल बायोलॉजी, जैसे वेल्स का मैमल्स होना, लंग्स के साथ मॉडिफाइड लिम्ब बोन्स, उनके इमीडिएट टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स जैसी ही रहती है, फिश जैसी नहीं। तो ये सिमिलर लाइफस्टाइल के लिए एडेप्टेशन है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का ट्रू रिवर्सल नहीं। तो रूल ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री पर ज्यादा स्ट्रांगली अप्लाई होता है, सिर्फ सुपरफिशियल सिमिलैरिटी पर नहीं। क्या ये इंडिविजुअल सिंपल कैरेक्टर्स या जीन्स पर अप्लाई होता है? नहीं, सोर्स कहता है कि डोलोज रूल को स्ट्रिक्टली इंडिविजुअल कैरेक्टर्स या सिंगल जीन्स पर अप्लाई करने की कोशिश जनरली फेल होती है, क्योंकि सिंपल चेंजेस जैसे एक सिंगल जीन म्यूटेशन रिवर्सिबल हो सकते हैं। एक जीन एक तरफ म्यूटेट कर सकता है और फिर एक बैक म्यूटेशन पोटेंशियली ओरिजिनल सीक्वेंस या फंक्शन को रिस्टोर कर सकता है। तो सिंप्लिसिटी रिवर्सिबिलिटी अलाउ करती है, कॉम्प्लेक्सिटी इसे हाईली इम्प्रॉबेबल बनाती है। सोचने वाली बात है ना? हाँ। क्या कोई एग्जांपल्स हैं जहां एक लॉस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेट वापस आया हुआ लगता है? रिसर्च कभी-कभी इस पर डिबेट करती है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी इरिवर्सिबिलिटी के लिए की है। अगला रूल साइज के बारे में है। कोप्स रूल। 8वां हमें लाता है कोप्स रूल पर। इसके अनुसार एवोल्यूशन में एक जनरल टेंडेंसी होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज टाइम के साथ इंक्रीज होता है। ये थोड़ा लमार्क के पहले आइडिया जैसा लग रहा है। हाँ, लिमार्क के साइज बढ़ाने की इनहेरेंट टेंडेंसी वाले प्रोपोजिशन से डेफिनेटली सिमिलैरिटी है। कोप्स रूल पैलियोंटोलॉजिस्ट एडवर्ड ड्रिंकर कोप के नाम पर सजेस्ट करता है कि लिनिएजेस, एवोल्यूशनरी लाइंस ऑफ डिसेंट, अक्सर जियोलॉजिकल टाइम के साथ बॉडी साइज में बढ़ने का ट्रेंड दिखाती हैं। ये टेंडेंसी सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही नहीं बल्कि इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में भी ऑब्जर्व की गई है। फॉसिल स्टडीज, पैलियोंटोलॉजी अक्सर दिखाती है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो लार्जेस्ट नोन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यूजुअली उस ग्रुप के अर्लीस्ट मेंबर्स नहीं होते बल्कि बाद में इवॉल्व हुए होते हैं। सोर्स न्यूएल के काम का भी जिक्र करता है, जिसने दिखाया कि कई मॉडर्न ग्रुप्स जैसे वर्टिब्रेट्स, क्रस्टेशियंस, गैस्ट्रोपॉड्स में जो करंटली लिविंग स्पीशीज है, वो अपनी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लार्जेस्ट नोन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो क्या ये एक यूनिवर्सल लॉ है? क्या एवोल्यूशन हमेशा बड़े साइज को फेवर करता है? नहीं, ये डेफिनेटली एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ज्यादा एक कॉमन ट्रेंड या टेंडेंसी है जिसके बहुत से एक्सेप्शंस हैं। और सोर्स ये क्लियरली मेंशन करता है, एक मेजर एक्सेप्शन है हर्ब्स और श्रब्स का एंसेस्ट्रल ट्री फॉर्म से इवॉल्व होना। यहाँ साइज डिक्रीज हुआ है। एक और एग्जाम्पल हुयर द्वारा दिया गया है, जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि क्वाटर्नरी पीरियड पिछले कुछ मिलियन साल में कई वर्टिब्रेट ग्रुप्स ने एक्चुअली साइज में प्रोग्रेसिव डिक्रीज दिखाया, शायद क्लाइमेट चेंजेस या ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण। तो कोप्स रूल एक पैटर्न डिस्क्राइब करता है जो कई लिनिएजेस में देखा गया है, पर सब में नहीं। तुम्हें क्या लगता है, बड़ा साइज कभी-कभी एडवांटेजेस क्यों हो सकता है, जैसे डिफेंस, बेहतर टेंपरेचर रेगुलेशन, ज्यादा रिसोर्सेज तक पहुंच, और कब ये डिसएडवांटेजेस बन सकता है, जैसे ज्यादा फूड की जरूरत, स्लोअर रिप्रोडक्शन? इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ्स है कंसीडर करने के लिए। ओके, साइज से आगे बढ़ते हुए स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन पर गाउसेस रूल लॉ। Q9 है। गाउसेस रूल, जिसे कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, ये दो स्पीशीज के बीच कंपटीशन के बारे में है, स्पेशली जब वो सेम रिसोर्सेज यूज करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ये एड्रेस करता है कि क्या होता है जब दो स्पीशीज की इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत सिमिलर होती हैं। बेसिक आइडिया जो रशियन बायोलॉजिस्ट जीएफ गाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फॉर्मुलेट किया था, ये है, अगर दो स्पीशीज एक ही इकोसिस्टम में सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए डायरेक्टली कॉम्पीट कर रही हैं, मतलब वो सेम इकोलॉजिकल नीश ऑक्यूपाई करती हैं, तो वो इंडेफिनेटली स्टेबल पॉपुलेशंस के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। इवेंचुअली एक स्पीशीज दूसरे को आउट कॉम्पीट करेगी। तो इस कंपटीशन के पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं फिर? ब्रॉडली एवोल्यूशनरी टाइम में दो आउटकम्स पॉसिबल है। 1, नीश डिफरेंशिएशन या एडेप्टिव रेडिएशन। स्पीशीज कंपटीशन कम करने के लिए अपने रिसोर्स यूज या हैबिटेट प्रेफरेंस में डिफरेंसेस इवॉल्व कर लेती हैं, जैसे एक स्पीशीज दिन में एक्टिव हो जाए, दूसरी रात में, या एक अलग साइज का सीड खाए, दूसरी अलग साइज का। इससे उनके नीशेस सेपरेट हो जाते हैं, कोएग्जिस्टेंस अलाउ करते हुए। 2, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अगर नीश डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, यानी उनके रिसोर्स नीड्स बहुत स्ट्रांगली ओवरलैप करते हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जो स्पीशीज थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट कॉम्पिटिटर है, वो धीरे धीरे दूसरी स्पीशीज को उस एरिया से एलिमिनेट कर देगी। लेस कॉम्पिटिटिव स्पीशीज लोकली एक्सटिंक्ट हो सकती है या अपनी रेंज शिफ्ट कर सकती है। यही एक्सक्लूजन गॉसेस रूल डिस्क्राइब करता है। सोर्स मेंशन करता है गाउस ने पैरामीशियम के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। यस, गॉस ने क्लासिक लैब एक्सपेरिमेंट्स किए थे पैरामीशियम सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट की 2 स्पीशीज यूज करके। जब उन्होंने दोनों स्पीशीज को सेपरेट कल्चर्स में ग्रो किया, लिमिटेड फूड के साथ, दोनों फ्लरिश की। लेकिन जब उन्होंने दोनों स्पीशीज को सेम कल्चर में रखा, सेम लिमिटेड फूड के साथ, एक स्पीशी पी ऑरेलिया ने कंसिस्टेंटली दूसरी स्पीशी पी कॉडेटम को आउट कम्पीट करके एलिमिनेट कर दिया। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने प्रिंसिपल के लिए स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये रूल बाद में दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स जैसे डकवीड के एक्सपेरिमेंट्स में कंफर्म हुआ। तुम्हें क्या लगता है, इस रूल के रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस क्या है बायोडाइवर्सिटी समझने के लिए और शायद इन्वेसिव स्पीशीज के लिए भी? डेफिनेटली रेलेवेंट है इकोलॉजी के लिए। अब चलो 2 टर्म्स क्लैरिफाई करते हैं जो एवोल्यूशन के दौरान पैदा होने वाली सिमिलैरिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। What do you understand by the terms parallelism and convergence in evolutionary studies? ओके, Q10 पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस के बारे में पूछता है। ये दोनों टर्म्स एवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज के बारे में है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों ही ऐसी सिचुएशंस डिस्क्राइब करते हैं जहां अलग-अलग स्पीशीज सिमिलर ट्रेट्स इवॉल्व करती हैं।
जब हम दो ऑर्गेनिजम्स के ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न में क्लोज सिमिलैरिटी देखते हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनके बीच क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री है। लेकिन कभी-कभी ये सिमिलैरिटी इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होती है और उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं। की डिफरेंस इस बात में है कि स्पीशीज कितनी क्लोजली रिलेटेड है। तो पैरेललिज्म क्या है एग्जैक्टली? इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होते हैं पर ऐसी स्पीशीज में जो रिलेटिवली क्लोजली रिलेटेड है, जैसे एक ही फैमिली या ऑर्डर के अंदर की स्पीशीज। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके कॉमन एंसेस्टर ने उन्हें एक सिमिलर अंडरलाइंग जेनेटिक टूलकिट या डेवलपमेंटल पाथवे प्रोवाइड किया है। तो जब वो सिमिलर एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करती हैं, वो उस शेयर्ड पोटेंशियल के बेसिस पर सिमिलर सॉल्यूशंस इवॉल्व करती हैं। ये ऐसा है जैसे दो भाई बहन इंडिपेंडेंटली एक सिमिलर आइडिया लेकर आए क्योंकि उनका बैकग्राउंड सिमिलर है। ओके, रिलेटेड स्पीशीज जो इंडिपेंडेंटली सिमिलर ट्रेट्स डेवलप करती हैं। Yeah. तो कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस दूसरी तरफ तब होता है जब दो स्पीशीज जो डिस्टेंटली रिलेटेड है, मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर बहुत पुराना है और वो बहुत अलग ग्रुप से बिलोंग करती हैं, इंडिपेंडेंटली सिमिलर एडेप्टिव ट्रेट्स या स्ट्रक्चर्स इवॉल्व करती हैं। ये प्राइमरीली इसलिए होता है क्योंकि वो सिमिलर एनवायरमेंट्स में रह रही हैं और सिमिलर फंक्शनल चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जिससे वो सिमिलर डिजाइन सॉल्यूशंस तक पहुंचती हैं। सोर्स एम्फेसाइज करता है कि नेचर में कन्वर्जेंस का वाइड स्प्रेड होना एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन की पार का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सिमिलर प्रॉब्लम्स अक्सर सिमिलर सॉल्यूशंस की तरफ ले जाते हैं, एंसेस्ट्री चाहे जो भी हो। क्या तुम वो स्ट्राइकिंग एग्जांपल दे सकती हो कन्वर्जेंस का जो सोर्स में मेंशन्ड है? यस, क्लासिक एग्जाम्पल है टास्मेनियन वुल्फ या थाइलसीन और नॉर्थ अमेरिकन टिम्बर वुल्फ का कंपैरिजन। टास्मेनियन वुल्फ एक मार्सुपियल मैमल था, कैंगरूज से रिलेटेड, जबकि टिम्बर वुल्फ एक प्लेसेंटल मैमल है, डॉग से रिलेटेड। ये दोनों ग्रुप्स 100 मिलियन साल पहले डाइवर्ज हुए थे, फिर भी दोनों मॉर्फोलॉजिकली रिमार्केबली सिमिलर दिखते थे। लार्ज बॉडी साइज, सिमिलर स्कल शेप, शार्प टीथ लार्ज, टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर्स होने के लिए अडेप्टेशंस। उनकी ये सिमिलैरिटी उनके डिस्टेंट रिलेशनशिप के बावजूद डेवलप हुई प्योरली क्योंकि उन्होंने अलग कॉन्टिनेंट्स पर सिमिलर इकोलॉजिकल नीशेस ऑक्यूपाई किए। वो है कन्वर्जेंस। अमेजिंग है ना? बिल्कुल इनक्रेडिबल एग्जांपल है। क्या सारे सिमिलैरिटी के केसेस आसानी से क्लासिफाई हो जाते हैं इनमें से एक में? नहीं, सॉस मेंशन करता है कि हमेशा डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं होता, कभी कभी ये ग्रे एरिया होता है। एग्जाम्पल दिया गया है नॉक्टर्नल वर्टिब्रेट्स जैसे बैट्स, मैमल्स और आउल्स बर्ड्स में नाइट विजन के लिए अडेप्टेड आइज, रॉड सेल्स में रिच का एवोल्यूशन। क्या ये कन्वर्जेंस है, बहुत अलग ग्रुप्स में लो लाइट के लिए इंडिपेंडेंट अडेप्टेशन, या क्या ये पैरेललिज्म है, बहुत पहले के कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट किए गए सेम बेसिक वर्टिब्रेट आई स्ट्रक्चर से इवॉल्व होना सिमिलर जीन्स यूज करके? ये डिबेटेबल हो सकता है। ये डिस्टिंक्शंस हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने में हेल्प करते हैं। ओके, इससे वो टर्म्स क्लियर हो गए। चलो एक और डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न देखते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन। Q11 अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में है। डार्विन ने इसे कैसे विजुअलाइज किया था? जैसे एक व्हील हब से निकलती स्पोक्स। हाँ, डाइंग ने वो एनालॉजी यूज की थी, एक या कुछ एंसेस्ट्रल स्पीशीज से बहुत सारी डाइवर्स स्पीशीज का इमर्जेंस, जैसे एक सेंट्रल हब से स्पोक्स फैलती हैं। सोर्स जॉर्ज गेलॉर्ड सिम्पसन की डेफिनेशन भी देता है, एक सिंगल एंसेस्ट्रल ग्रुप से नई स्पीशीज का रैपिड प्रोलिफरेशन, मतलब तेजी से बढ़ना और फैलना। ये एक लिनिएज के बारे में है जो बहुत सारी लिनिएजेस को जन्म देती है, अक्सर रिलेटिवली कम टाइम में। किन फैक्टर्स से अडेप्टिव रेडिएशन ट्रिगर होता है? ये होता कैसे? दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला, अडेप्टिव पोटेंशियल ऑफ द एंसेस्टर। उस एंसेस्ट्रल ग्रुप में सफिशिएंट जेनेटिक वेरिएशन और पोटेंशियल होना चाहिए अलग अलग कंडीशंस को अडेप्ट करने के लिए। दूसरा, इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी। इन्वायरमेंट में एम्प्टी नीचेस या अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए जिन्हें वो ग्रुप कॉलोनाइज और अडेप्ट कर सके। अडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली तब होती है जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसी ऐसे नए एनवायरनमेंट या इकोलॉजिकल जोन में एंटर करता है जहां कंपटीशन कम है और रिसोर्सेज अबंडेंट है, जैसे एक नई आइलैंड चेन को कॉलोनाइज करना, या जब ग्रुप के अंदर कोई की इनोवेशन, एक नया अडेप्टेशन जैसे विंग्स या फोटोसिंथेसिस इवॉल्व होती है जो उन्हें एनवायरनमेंट को बिल्कुल नए तरीकों से एक्सप्लॉइट करने देती है। ये उन्हें अवेलेबल इकोलॉजिकल रोल्स को भरने के लिए तेजी से डाइवर्सिफाई करने देता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल डार्विन्स फिंचेस ही है ना? यस, बिल्कुल क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एक एंसेस्ट्रल फिंच स्पीशीज साउथ अमेरिका से माइग्रेट करके रिमोट गैलोपागोस आइलैंड्स पर पहुंच गई। वहां अलग अलग आइलैंड्स पर डिफरेंट फूड सोर्सेज, अलग साइज के सीड्स, इंसेक्ट्स, कैक्टस नेक्टर एक्सेट्रा अवेलेबल थे और शुरू में कोई कंपटीशन नहीं था। ओवर टाइम नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इस एंसेस्ट्रल फिंच से 13+ अलग स्पीशीज इवॉल्व हुई। उनकी बीक्स, चोंच ड्रामेटिकली अडेप्ट हो गई अलग डाइट्स के लिए। कुछ की मोटी स्ट्रॉन्ग बीक्स सीड्स तोड़ने के लिए, कुछ की पतली पॉइंटेड बीक्स इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए, कुछ की लंबी बीक्स कैक्टस फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए। एक कॉमन एंसेस्टर से इतनी वैरायटी का तेजी से इवॉल्व होना अलग अलग इकोलॉजिकल नीशेस को भरने के लिए अडेप्टिव रेडिएशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फैंटास्टिक एग्जांपल। क्या अडेप्टिव रेडिएशन हमेशा बड़े स्केल पर जैसे प्लैनेट वाइड होता है? नहीं, जरूरी नहीं। सोर्स क्लैरिफाई करता है कि अडेप्टिव रेडिएशन लोकल स्केल पे भी हो सकता है, जैसे गैलोपॉज फिंचेस का केस जो सिर्फ उस आइलैंड आर्किपेलागो तक लिमिटेड है। हालांकि कुछ रेडिएशंस हिस्टोरिकली बहुत लार्ज स्केल पर भी हुए हैं, जैसे मैमल्स का रेडिएशन डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सोर्स में है, अडेप्टिव रेडिएशन के दौरान जो अलग लिनिएजेस इवॉल्व हो रही हैं उनमें पैरेललिज्म और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हो सकता है, अगर वो अलग आइलैंड्स या लोकेशंस पर सिमिलर नीशेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। ओके, दैट मेक्स सेंस। अब हमारे फाइनल एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सेल बायोलॉजी पार्ट से पहले। मोज़ेक इवोल्यूशन। Q12 आखिरी एवोल्यूशन टॉपिक, मोज़ेक एवोल्यूशन।
इसका क्या मतलब है? नाम से लगता है जैसे अलग-अलग पीसेस से बना पैटर्न। एग्जैक्टली मोज़ेक एवोल्यूशन का मतलब है कि जब एक लिनियज इवॉल्व हो रही होती है तो उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स या फंक्शनल सिस्टम्स अलग रेट्स पर चेंज होते हैं। सब कुछ एक साथ एक ही स्पीड से नहीं बढ़ता। कुछ फीचर्स जल्दी इवॉल्व हो सकते हैं जबकि दूसरे फीचर्स रिलेटिवली अनचेंज्ड रह सकते हैं लंबे टाइम तक और फिर बाद में रैपिडली चेंज हो सकते हैं। सोस ह्यूमन एवोल्यूशन से एक ग्रेट एग्जांपल देता है। फॉसिल एविडेंस सजेस्ट करता है कि बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैरों पर सीधा चलना से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हमारे अर्ली एंसेस्टर्स होमिनिन्स में रिलेटिवली जल्दी इवॉल्व हो गए थे, लेकिन उसी टाइम पीरियड में उनका स्कल शेप या ब्रेन साइज उतना ड्रामेटिकली चेंज नहीं हुआ था। वो उन एस्पेक्ट्स में ज्यादा एप लाइक थे। फिर बाद में स्पेशली जीनस होमो के अंदर स्कल और ब्रेन साइज रैपिडली इवॉल्व हुए मॉडर्न ह्यूमन स्टेट की तरफ। तो एवोल्यूशन का प्रोसेस पूरे ऑर्गेनिज्म में एकदम स्मूथ या कंसिस्टेंट नहीं होता। करेक्ट। मोज़ाइक एवोल्यूशन के प्रिंसिपल के अनुसार एक स्पीशीज का एवोल्यूशन अक्सर इनकंसिस्टेंट और एसिमेट्रिकल होता है। अलग पार्ट्स अलग टेम्पोज पर इवॉल्व होते हैं। कभी कोई सिस्टम फास्ट इवॉल्व करता है, कभी स्लो। इसलिए फॉसिल, इंटरमीडिएट फॉर्म्स या मिसिंग लिंक्स अक्सर एंसेस्ट्रल, प्रिमिटिव और डिराइव्ड एडवांस्ड फीचर्स का एक मोज़ाइक दिखते हैं। एकदम लॉजिकल है ना जब सोचते हैं सब कुछ एक साथ क्यों बदलना चाहिए। मोज़ाइक एवोल्यूशन को समझना साइंटिस्ट को फॉसिल स्टडी करने में कैसे हेल्प करता है? ये कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें क्वेश्चन करता है कि हम सिर्फ एक सिंगल फीचर जैसे ब्रेन साइज या टूथ शेप के बेसिस पर दो फॉसिल फॉर्म्स के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जल्दबाजी में कंक्लूजन्स ना निकालें। हमें पूरे अवेलेबल एविडेंस, टोटल मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न को कंसीडर करना जरूरी है। मोज़ेक एवोल्यूशन को समझना, एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि हमें मिक्स ट्रेट्स वाले फॉसिल्स क्यों मिलते हैं और एवोल्यूशनरी पाथवेज को ज्यादा एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। ये पुराने मिसिंग लिंक सवाल को एड्रेस करने में हेल्प करता है, ये दिखाकर कि इंटरमीडिएट्स शुड लुक लाइक मोज़ेक्स। ये फॉसिल रिकॉर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए क्रूशियल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ओके, अब गियर शिफ्ट करते हैं। चलो लाइफ के बायोलॉजिकल बेसिस में डाइव करते हैं सेल्यूलर लेवल पर। प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम चैप्टर 1.7 से कुछ कोर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। पहला है Q.1 प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स तो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, राइट? वो सेल में लगभग सब कुछ करते हैं। एब्सोल्युटली। प्रोटीन्स सेल के वर्क हॉर्सेस हैं। सोर्स उन्हें कॉम्प्लेक्स 3D मॉलिक्यूल्स के रूप में डिफाइन करता है जो दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करके अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो एंजाइम्स हो सकते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे कोलेजन या केराटिन, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कुछ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज हो सकते हैं। लिस्ट चलती जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस वो फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल सेल्स अपने डीएनए में इंस्ट्रक्शंस यूज करके अपने स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं। ये एक हाईली रेगुलेटेड 2 स्टेप प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ओके, स्टेप 1 ट्रांसक्रिप्शन। ये कहाँ होता है सेल में, और इसमें बेसिकली क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रेडोमिनेंटली सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोट्स में। इसमें डीएनए की डबल हीलिक्स लोकली अनवाइंड होती है और डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है। एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बेसिस को जोड़कर एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनाता है। ये एमआरएनए मॉलिक्यूल एसेंशियली डीएनए के एक स्पेसिफिक जीन की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एक पोर्टेबल कॉपी होती है। फिर ये मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में जाता है जहां प्रोटीन एक्चुअली बनेगा। सो जो डीएनए न्यूक्लियस में सेफ रहता है और उसकी वर्किंग कॉपी एमआरएनए बाहर जाती है। स्मार्ट सिस्टम है ना? बहुत एफिशिएंट। ओके, तो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। अब स्टेप 2 ट्रांसलेशन। ये कैसे होता है? ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, स्पेसिफिकली राइबोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स पर जो खुद आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पर एमआरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम से अटैच होता है। राइबोसोम एमआरएनए सीक्वेंस को रीड करता है, एक बार में 3 बेसेंस कोडॉन्स नाम के यूनिट्स में। फिर ये ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को रिक्रूट करता है। हर टीआरएनए मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करता है और उसके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री 3 बेस सीक्वेंस होता है जिसे एंटीकोडोन कहते हैं। ये एंटीकोडोन एमआरएनए पर करस्पॉन्डिंग कोडोन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करता है। तो टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आता है एमआरएनए कोड के बेसिस पर। इससे प्रोटीन की चेन कैसे बनती है? जैसे ही करेक्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल सीक्वेंस में एमआरएनए कोडॉन्स के साथ राइबोसोम पर लाइनअप होते जाते हैं, राइबोसोम एक क्रूशियल काम करता है। वो एक अमीनो एसिड को उसके टीआरएनए से डिटैच करके अगले टीआरएनए के अमीनो एसिड के साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है। ये प्रोसेस रिपीट होता है और अमीनो एसिड्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ते जाते हैं, एक चेन बनाते हुए जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से रिलीज होने के बाद स्पॉन्टेनियसली फोल्ड होकर कभी-कभी दूसरे प्रोटीन्स की हेल्प से अपनी यूनिक 3D शेप अडॉप्ट करती है जो उसके फंक्शन के लिए क्रिटिकल है। फाइनल फंक्शनल प्रोटीन या तो एक सिंगल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड से बनता है या कभी-कभी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स असेंबल होकर एक लार्जर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में हजारों राइबोसोम्स पर साइमल्टेनियसली चलता रहता है। स्केल और प्रिसिजन इमेजिन करो, जैसे एक मैसिव परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर फैक्ट्री। माइंड बॉगलिंग कॉम्प्लेक्सिटी है ये तो। ओके, हमारा फाइनल टॉपिक इज एक्सप्लोरेशन के लिए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आखिरी टॉपिक है Q2 सेल डिवीजन। सिंपल टर्म्स में ये एक पेरेंट सेल का डॉटर सेल्स में डिवाइड होने का प्रोसेस है, राइट? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए फंडामेंटल। करेक्ट। सेल डिवीजन बिल्कुल फंडामेंटल है। इसी तरह सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से ग्रो करते हैं, टिश्यूज रिपेयर करते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सॉस यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन के 2 मेन टाइप्स आउटलाइन करता है, माइटोसिस और मियोसिस। दोनों का पर्पस और आउटकम काफी अलग है। इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? सोर्स में एक टेबल है जो कंपेयर करता है। चलो की पॉइंट्स देखते हैं। श्योर। टेबल क्रूशियल डिफरेंसेस हाईलाइट करती हैं। आउटकम एंड जेनेटिक्स। माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जो जेनेटिकली पेरेंट सेल से और एक दूसरे से आइडेंटिकल होती हैं। मायोसिस से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं जो जेनेटिकली पेरेंट सेल से और एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं रिकॉम्बिनेशन के कारण। क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है।
अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड 2n मतलब क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स हैं तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड 2n होंगी। मायोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड 2n है तो डॉटर सेल्स हैप्लॉइड n मतलब क्रोमोसोम का एक सेट होंगी। ये रिडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल है। सेल टाइप प्रोड्यूस्ड माइटोसिस सिमेटिक सेल्स बनाता है, बेसिकली सारे रेगुलर बॉडी सेल्स, स्किन, मसल, नर्व सेल्स एटसेट्रा। मायोसिस स्पेसिफिकली जर्म सेल्स बनाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमीट्स, जैसे मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में एग्स। पर्पस और कुछ ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस का सोल पर्पस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे गैमीट्स प्रोड्यूस करना जो फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूज हो सके। ऑकरेंस मिटोसिस वर्चुअली सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में उनकी लाइफ भूंजा होता है, शायद कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स को छोड़कर जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, जैसे नर्व सेल्स। मियोसिस सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सिर्फ उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्पेसिफिक सेल्स में। occurrence. ये डिफरेंसेस बिल्कुल क्रिटिकल है लाइफ के लिए, जैसा हम जानते हैं। एक प्रोसेस कंटिन्यूटी इंश्योर करता है, दूसरा वेरिएशन। ओके, से व्हाट और व्हाई क्लियर हो गया। सोर्स में दोनों प्रोसेसेस का एक स्कीमेटिक कंपैरिजन भी है जो स्टेजेस विजुअली दिखाता है। क्या तुम ब्रीफली कोर इवेंट्स बता सकते हो? श्योर, चलो सिंपली विजुअलाइज करते हैं। दोनों प्रोसेसेस एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल्स 2n से स्टार्ट होते हैं, जहां डीएनए पहले ही रेप्लिकेट हो चुका होता है प्रीसीडिंग इंटरफेस के दौरान। तो हर क्रोमोसोम में 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। मिटोसिस 1 डिवीजन साइकिल। 1 प्रोफेज, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और विजिबल हो जाते हैं। 2 मेटाफेज, क्रोमोसोम सेल के सेंटर में सिंगल फाइल में लाइन अप होते हैं, मेटाफेज प्लेट। 3 एनाफेज, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और सेल के ऑपोजिट पोल्स पर खींचे जाते हैं। अब हर क्रोमेटिड एक फुल क्रोमोसोम माना जाता है। 4 टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं, दोनों सेट्स के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप्स रिफॉर्म होते हैं और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। रिजल्ट 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉइड 2n डॉटर सेल्स। मियोसिस 2 डिवीजन साइकिल्स, मियोसिस I एंड मियोसिस 2। 1 मियोसिस I रिडक्शनल डिवीजन, प्रोफेज I। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक हर पेरेंट से इनहेरिट किया हुआ साइड बाय साइड पेयर अप होते हैं, टेक्लाड्स बनाते हुए। क्रूशली क्रॉसिंग ओवर यहां होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, नए जीन कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हुए। मेटाफेज 1 होमोलोगस पेयर्स टेट्राड्स सेल के सेंटर में लाइन अप होते हैं। एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स जुड़े रहते हैं। टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड होता है। रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 2 हैप्लॉइड n सेल्स पर हर क्रोमोसोम में अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 2 मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन, ये स्टेज माइटोसिस जैसा ही है पर मियोसिस 1 से बनी 2 हैप्लॉइड सेल्स में होता है। प्रोफेज 2 क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम सेंटर में सिंगल फाइल में लाइन अप होते हैं। एनाफेज 2 टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस, सेल्स डिवाइड होते हैं। रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड n डॉटर सेल्स, गैमीट्स। वाओ, थैंक्स उस क्लियर ब्रेकडाउन के लिए। मियोसिस I में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और सेपरेशन प्लस क्रॉसिंग ओवर लगता है की डिफरेंसेस हैं जो जेनेटिक वेरिएशन जनरेट करते हैं और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करते हैं। कितना एलिगेंट सिस्टम है ना लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। रिकैप। ओके, ये काफी लंबी जर्नी थी एवोल्यूशन और बेसिक सेल बायोलॉजी की। हमने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए। चलो हर टॉपिक के मेन आइडियाज को जल्दी से रिकैप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए। रेडी? पहला टॉपिक था माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन। कोर डिस्टिंक्शन क्या था? कोर डिस्टिंक्शन स्केल और आउटकम है। माइक्रो स्मॉल स्केल चेंजेस हैं विद इन अ स्पीशीज, जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस। मैक्रो लार्ज स्केल चेंजेस हैं जो न्यू स्पीशीज या ग्रुप्स तक ले जाते हैं, अक्सर मॉर्फोलॉजिकली विजिबल। लेकिन याद रखना ये लिंक्ड है, मैक्रो अक्यूमुलेटेड माइक्रो से ही बनता है लंबे टाइम में। तुम बताओ, क्या तुम माइक्रो एवोल्यूशन का कोई और एग्जांपल सोच सकते हो? नाइस प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट था लामार्किज्म। उसका सबसे यूनिक और अल्टीमेटली गलत आइडिया क्या था? बिल्कुल, की था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये आइडिया कि लाइफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को पास ऑन हो जाते हैं। अगर ये सच होता तो ट्रेनिंग का इफेक्ट जनरेशंस तक चला जाता। ये स्पोर्ट्स को कैसे बदल देता, फॉर एग्जाम्पल। इंटरेस्टिंग थॉट। फिर आया डार्विनिज्म। नेचुरल सिलेक्शन का कोर आइडिया क्या है सिंपल टर्म्स में? बेसिकली पॉपुलेशंस में वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, एनवायरनमेंट प्रेशर डालता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जिन इंडिविजुअल्स के पास उस एनवायरनमेंट के लिए बेहतर सूटेड वेरिएशंस होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करते हैं। ओवर टाइम पॉपुलेशन अडेप्ट करती है। ये हेरिटेबल ट्रेट्स पर बेस्ड डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस है। सिंपल कॉन्सेप्ट पर गहरे कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, लामार्किज्म और डार्विनिज्म को कंपेयर करते हुए यूनिट ऑफ एवोल्यूशन के सेंस में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या था? बड़ा डिफरेंस। लमार्क के लिए इंडिविजुअल स्ट्राइव कर रहा था और चेंज हो रहा था और उस चेंज को पास ऑन कर रहा था। डार्विन के लिए पॉपुलेशन यूनिट थी जो इवॉल्व हो रही थी क्योंकि सिलेक्शन के कारण कुछ ट्रेट्स की फ्रीक्वेंसी जनरेशंस में चेंज हो रही थी। सिंथेटिक थ्योरी ने डार्विनिज्म में क्या मेजर एडिशन किया? उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? इसने जेनेटिक्स को इंटीग्रेट किया। इसने एक्सप्लेन किया कि वेरिएशंस कहां से आती हैं, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन के साथ और मैकेनिज्म्स जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो प्रोवाइड किए जो पॉपुलेशंस में जीन फ्रीक्वेंसीज के चेंजेस को ड्राइव करते हैं। इसने डार्विनिज्म को जेनेटिकली एक्सप्लिसिट बनाया। क्या एवोल्यूशन ऑनगोइंग है? शॉर्ट आंसर यस, डेफिनेटली, और पोटेंशियली अब ज्यादा तेजी से ह्यूमन इंपैक्ट के कारण।
विजडम टीथ का एग्जाम्पल याद है? क्या तुम ह्यूमंस या दूसरी स्पीशीज में कोई और पोटेंशियल ऑनगोइंग चेंजेस नोटिस कर रहे हो? डोलोज रूल क्या क्या कहता है, सिंपली पुट? एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए जनरली इरिवर्सिबल है। तुम एवोल्यूशनरी टेप को आसानी से रिवाइंड नहीं कर सकते। कोप्स रूल क्या ट्रेंड सजेस्ट करता है? लिनेजेस में टाइम के साथ बॉडी साइज बढ़ने की एक जनरल टेंडेंसी, पर याद रखना ये एक ट्रेंड है, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। गॉसेस रूल, द कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मेन आइडिया। दो स्पीशीज एग्जैक्ट सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete करती हुई इंडेफिनेटली एक ही जगह कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक इवेंचुअली जीतेगी या उन्हें डिफरेंसेस इवॉल्व करने होंगे, रिसोर्स डिफरेंशिएशन। पैरेललिज्म वर्सेस कन्वर्जेंस, दोनों सिमिलैरिटीज हैं पर कैसे डिफरेंट? पैरेललिज्म, सिमिलर ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में इवॉल्व होते हैं, शेयर्ड पोटेंशियल। कन्वर्जेंस, सिमिलर ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज में इवॉल्व होते हैं, सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर्स। टैस्मेनियन वुल्फ और टिम्बर वुल्फ याद है? अडैप्टिव रेडिएशन की क्विक डेफिनेशन और एग्जांपल। एक सिंगल लीनेज का तेजी से बहुत सी नई स्पीशीज में डाइवर्सिफाई होना, जो अलग अलग इकोलॉजिकल नीशेस भर रही हैं। क्लासिक एग्जांपल, गैलापैगस पर डार्विन्स फिंचेस। क्या तुम सोच सकते हो आइलैंड्स अक्सर अडैप्टिव रेडिएशन के हॉटस्पॉट्स क्यों होते हैं? मोज़ेक एवोल्यूशन के पैटर्न के बारे में क्या बताता है? कि एक ऑर्गेनिज्म के अलग पार्ट्स अलग रेट्स पर इवॉल्व होते हैं। एवोल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, या टाइम के साथ चेंजेस का एक पैचवर्क या मोज़ेक है। प्रोटीन सिंथेसिस के दो मेन स्टेजेस क्या थे? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए कोड एमआरएनए में कॉपी होता है न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन एमआरएनए कोड यूज करके एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पर। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। और फाइनली मिटोसिस वर्सेस मियोसिस, पर्पस और आउटकम में मेन डिफरेंस। मिटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए दो आइडेंटिकल डिप्लॉइड 2n सोमैटिक सेल्स प्रोड्यूस करता है। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड n गैमेट्स स्पर्म एग प्रोड्यूस करता है। ओके, अब तुम्हारी बारी। इमेजिन तुम ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसी दोस्त को कॉफी पे समझा रहे हो। हर टॉपिक का मेन आइडिया अपने वर्ड्स में कैसे बताओगे? ट्राई करो याद करके रिकैप करना, इसी तरह मेमोरी स्ट्रांग होती है। आउटरो, तो ये थी हमारी आज की डिटेल में चर्चा एवोल्यूशन के कोर आइडियाज और लाइफ के फंडामेंटल सेल्यूलर प्रोसेसेस पर। हमने देखा कि कैसे वेरिएशन और सिलेक्शन जैसे सीमिंगली सिंपल कॉन्सेप्ट्स इतनी स्टैगरिंग बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म दे सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और कैसे अलग रूल्स या पैटर्न्स जैसे डॉलोज, कोप्स, गॉजेस इन ग्रैंड प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने में हमारी मदद करते हैं। और साथ ही सेल के अंदर कितने प्रिसाइज और माइंड बॉगलिंगली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स चल रहे हैं हर सेकंड, प्रोटीन सिंथेसिस से लेकर सेल डिवीजन तक, जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। सिंथेटिक थ्योरी हमें एक पावरफुल एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क देती है, पर साइंस हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे सोर्स ने भी हिंट किया, एडेप्टेशन के सारे न्यूआंसेस या फ्यूचर एवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरीज प्रिडिक्ट करना अभी भी एक्टिव रिसर्च एरियाज हैं। कहानी अभी भी अनफोल्ड हो रही है। बिल्कुल, और एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं। हमने गॉसेस रूल देखा जो कंपटीशन और पोटेंशियल एक्सक्लूजन की बात करता है, और एडेप्टिव रेडिएशन जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है, अक्सर जब नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं। आज के रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में जहां ह्यूमन एक्टिविटीज इकोसिस्टम्स पर इतना प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल रही हैं, नए प्रेशर्स क्रिएट कर रही हैं, पर कभी-कभी नए भले ही आर्टिफिशियल नीचेस भी, जैसे शहर, इन एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स का इंटरप्ले स्पीशीज के फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा होगा? क्या हम इंटेंसिफाइड कंपटीशन और हैबिटेट लॉस के कारण ज्यादा एक्सटिंक्शंस देखेंगे, गॉसेस रूल डोमिनेटिंग, या क्या हम अनएक्सपेक्टेड बर्स्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन भी देखेंगे क्योंकि कुछ स्पीशीज ह्यूमन ऑल्टर्ड लैंडस्केप में थ्राइव करने के तरीके ढूंढ लेती हैं? ये एक फैसिनेटिंग सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। अगली बार तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।